गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह आपके सामने लिखा हुआ है। मुगल वंश पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले दिनों हम लोग दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए थे, अर्थात हम लोग दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशजों पे बात भी किए थे और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह मुगल वंश है। आपको पता है कि मुगल वंश में भी हम लोग जो भी मुगल शासक हैं उन पे भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बात और समझ लें कि दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश था, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश था, उस लोदी वंश का अंतिम जो शासक थे उनका नाम इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, उसमें बुरी तरह से परास्त करके और दिल्ली पर जो है मुगल वंश की नींव रखा था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल वंश के अंतर्गत बाबर पे। थोड़ी सी बात को समझिएगा। आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम बाबर है। बहुत सारे ऐसे छात्रों को हम बता दें कि जो यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जा रहा है, प्लीज आप उस कंटेंट को रेगुलर वे में पढ़ते रहें और जहां आपको नोट्स बनाने की जरूरत है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वॉइस को सुनकर भी आप अपने कॉपी में इन सारी बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हम लोग का एक जो है एक अलग नारा आया है, जय गुरु मंत्रा जय बिहार अब की बार डबल स्टार। यह जो है अवधारणा के साथ हम लोग हर जो इस बार जो है दरोगा की जो भी वैकेंसी आई है, अभी 2213 पदों के लिए भी आपको वैकेंसी चल रही है और पिछला जो 2646 पोस्ट के लिए दरोगा मेंस अभी होना बाकी है। तो इस बार जय गुरु मंत्रा जय बिहार और अब की बार डबल स्टार, यही अपना जो है नारा है। तो आप लोग जो है मिलजुल कर सपोर्ट कीजिए और हम अपना जो है मार्ग को और बेटर बनाएंगे। अपने माध्यम से आपको जितना हो सके उतना मैं देने का कोशिश करूंगा। आज हम लोग बाबर पे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। बाबर का जो टाइम पीरियड रहा है वह 1526 से लेकर 1530 तक रहा है, लेकिन यहाँ स्पेशली केवल बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 30 रहा है। उसके बाद 1530 से 1556 हुमायूं का रहा है। सारे मुगल शासकों का अलग अलग टाइम पीरियड रहा है, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि मुगल वंश का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वह 1526 से लेकर 1707 तक चला है। बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। मुगल वंश का जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है वह 1526 से लेकर 1707 तक चला है, अर्थात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। वहां तक आप मुगल वंश को पढ़ेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें 1707 से लेकर 1858 तक जो टाइम पीरियड चला है वह पोस्ट मुगल का टाइम पीरियड चला है। वह जो चला है वह पोस्ट मुगल का टाइम पीरियड चला है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारे छात्र हमको YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उन सारे छात्रों से मैं एक नम्र निवेदन करता हूं, एक विनती करता हूं कि आप जो भी चीज यहाँ पर इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा समझने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा और आपको नोट्स बनाने की जरूरत है तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को जो है वॉइस के माध्यम से अपने कॉपी में बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन वह सारी चीज करने से बेटर है कि आप जितना देर हमें देख रहे हैं उतना देर अपना जो है दिमाग जो है खोल कर रखें और बातों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें। वह आपको लंबे दिनों तक दिमाग में टिका रहेगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। मैंने कहा कि बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 30 है, लेकिन ऐसे मुगल का ओरिजिनल टाइम पीरियड पर बात करें तो 1526 से लेकर 1707 तक रहा है। उसके बाद हम बात करें 1707 से लेकर 1858 का जो समय रहा है उसको पोस्ट मुगल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पोस्ट मुगल के नाम से जाना जाता है। अब कहानी आती है कि हमको बाबर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सारे प्रश्नों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे और ज्यादा हम लोग कंसेप्चुअल बातों को समझने का कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं बाबर से क्या प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो एक प्रश्न है, आपको याद रखना है
कि बाबर शब्द का अर्थ क्या होता है। यदि कभी आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है बाबर शब्द का जो अर्थ होता है वह शेर होता है। बात को ध्यान समझिएगा, बाबर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बाबर शब्द का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, शेर होता है, अर्थात लायन होता है। ये तो बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन बाबर भारत पर जो है कैसे शासन को स्थापित करता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो वह किसी मजबूत पर्सन से हार जाएगा, लेकिन किसी मजबूत को भी कोई मजबूत मिलता है। बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबर ऐसा बताया जाता है कि भारत में तो इब्राहिम लोदी को परास्त करके और यहाँ पे जो है अपना सत्ता कायम कर लिया, लेकिन बाबर भी किसी के डर से कहीं से भागा था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। हम बता दें कि बाबर का ओरिजिनल कहानी क्या था, इस बात को समझिएगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुई थी, ये भी बात आपको पता है। बाबर का जो जन्म था, जो इनका जन्म है वह 14 फरवरी 1483 को हुई थी। बाबर का जन्म जो है वह 14 फरवरी 1483 को हुई थी। आपको यह बात पता है। और बहुत सारे लोगों को तो 14 फरवरी भाई मेरे एकदम पता है, काहे कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी है, और 14 फरवरी को उन तमाम लोगों को पता है कि बाबर का जो है इतिहास जो पढ़ रहे होंगे कि 14 फरवरी के दिन बाबर का जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपको यह हमेशा याद रखना है कि वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जो है जन्म हुआ था, और जिस दिन जो है हम लोग वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं। 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के जो पिता थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा था, और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की पत्नी का नाम माहम अंगा था। बात समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा। बाबर के पिता का जो नाम था, इनके पिता का जो नाम था वह उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का जो नाम था वह उमर शेख मिर्जा था। यहां समझने का कोशिश कीजिएगा। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो माता थी उनका नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। और बाबर की बहन का नाम याद रखिएगा, बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था। खानजादा बेगम, खानजादा बेगम था। बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था। और बाबर के पत्नी का नाम, और बाबर के पत्नी का नाम माहम अंगा था। बाबर के पत्नी का नाम माहम अंगा था। देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट हमेशा पीछे से यह बात कहते आ रहा हूं कि आपको यह बात दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि सर केवल दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप एकदम माइंड सेट रखिए कि यह जो भी टॉपिक आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वह कोई टीका नहीं लिखा हुआ है कि दरोगा में ही पूछा जाएगा। वह कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यहाँ तक कि आप बीपीएससी पीटी तक का मैं बात कर रहा हूँ। रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वो सारी चीज पढ़ाए ही जा रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी भी ऊपर लेवल के एग्जामों का बात करें, बीपीएससी पीटी तक, आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं वहां से 100% जो है आपका प्रश्न बनने का चांस है। तो इसीलिए आप जो है बात को थोड़ा सा समझने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा और लिखने का कम कोशिश कीजिएगा, यही आपसे मेरी विनती है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बहन का नाम खानजादा बेगम था, और पत्नी का नाम माहम अंगा था। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब क्या बात आती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बाबर का जन्म 1483 में हुआ, बात क्लियर है। इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, बात को ध्यान समझिएगा, इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, वह फरगना के शासक थे। कहां के शासक थे, तो फरगना एक जगह है जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बात को ध्यान समझिएगा, फरगना कहां पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान। आपको यह बात याद रखना। वैसी जगह के जो है इनके पिता उमर शेख मिर्जा शासन थे, अर्थात किंग थे। बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि बाबर के पिता के मृत्यु होने के बाद बाबर जो है
फरगना का शासक बनते हैं। बात को समझिएगा, बाबर के पिता की जब डेथ हो जाती है उसके बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठते हैं। तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर रखना है कि बाबर के पिता की जो मृत्यु हुई थी वह 1494 ईस्वी में हुई थी। बाबर के पिता की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो 1494 ईस्वी में हुई थी। आपको यहां पर एक बात समझने का बहुत बारीकी से जरूरत है। क्या बात समझना है कि बाबर का जन्म 1483 में हुआ, उनके पिता का मृत्यु 1494 में हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं कि 83 और 10 93 और 1 94। अर्थात कहने का अर्थ है कि बाबर 11 साल का उस समय था। बात को ध्यान समझिएगा, बाबर के पिता का जब मृत्यु हो गया तो यहां पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि उस समय बाबर जो था एक बच्चा था, अर्थात 11 साल का लड़का था। और आप सोच रहे होंगे कि भाई 11 साल का लड़का कैसे सत्ता को चलाएगा। ये भी बात सोचने वाली है कि वाकई में 11 साल का लड़का सत्ता को कैसे संभाल सकता है। यह रियल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होता क्या है कि बाबर 11 साल, कहीं कहीं और बुकों में 11 साल 4 महीना भी लिखा हुआ है, तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे बुकों में 11 साल 4 महीना लिखा हुआ है, तो अब ये कोई बात नहीं हो कि सर 11 साल 4 महीना लिखा है। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर स्पष्ट 1483 में बाबर का जन्म हुआ और उनके पिता का मृत्यु 1494 में हुआ। तो स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा हो कि 11 साल समथिंग जो है बाबर का उस समय जो है उम्र था। तो 1494 में बाबर जो है फरगना का शासक बनता है। लेकिन एक बात यहाँ समझने की जरूरत है कि जब बाबर फरगना का शासक बन जाता है तो वहां पर उसके चाचा जान, अर्थात उसके अंकल कह सकते हैं, उनसे बाबर को बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ। कहिएगा डिस्टरबेंस किस मायने में हुआ? आपको बता दें कि उनके चाचा का बाबर पर किसी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं था, अर्थात वह अपने भतीजे से जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, अर्थात वह उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस वजह से होता क्या है कि बाबर को तो चाचा से समस्या ही था। फरगना के 3 जाति, आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बाबर को फरगना पर जब गद्दी पर बैठाया गया तो उसके चाचा से उनको समस्या था, अर्थात चाचा को उनसे बहुत ही ज्यादा जो है जलन वाली भावना थी। वो चाहते नहीं थे कि बाबर जो है फरगना पर जो है शासन करे। तो चाचा को तो समस्या था ही, उसके साथ 3 ऐसा जाति वहां पर था। बात को समझिएगा, कौन कौन से जाति था। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है 3 जाति, जिसका नाम था उज्बेक जाति, उसके बाद सैफवी जाति, सफवी जाति, और उसके बाद उस्मानी जाति। बाबर के चाचा के साथ यह 3 जो जातियां थी, एक था उज्बेक जाति, दूसरा सफवी जाति और तीसरा उस्मानी जाति। यह तीनों जातियों जो है से बाबर को बहुत दिक्कत हुआ था सत्ता संभालने के दौरान, क्योंकि यह तीनों जाति जो है बाबर को फरगना में सत्ता संभालने ही नहीं दे रहे थे, अर्थात किसी प्रकार से बाबर को यह काम काज करने ही नहीं दे रहे थे। उस समय बाबर का जो है पूर्ण रूप से कह सकते हैं पतन हो गया था फरगना में, और यह तीनों जाति मिलकर जो है बाबर को बुरी तरह से वहां पर परास्त किया था और उसको जो है वहां से भगा दिया था। अब बात आता है कि बाबर का 1494 में जब गद्दी पर बैठा तो 3 लोग और उसके चाचा मिलकर वहां पर उसका खुला विद्रोह करते हैं, अर्थात बाबर वहां से चला जाता है काबुल में। बात को ध्यान समझिएगा, यदि आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाबर को जब फरगना से भगाया जाता है इन 3 जातियों और उसके चाचा के द्वारा, तो बाबर यहां से सीधा काबुल में जाता है। बात को ध्यान समझिएगा, बाबर यहां से सीधा कहां जाता है? काबुल में जाता है। काबुल में भाई किसके पास जाता है? तो बात को समझिएगा, काबुल बाबर अपने एक दूर के चाचा के पास रहने चला जाता है। यहां से उब गया, कहा कि यार ये तो उज्बेक सब जाति, उस्मानी जाति, सफवी जाति और एक मेरे चाचा, ये लोग तो चाह ही नहीं रहे कि हम यहाँ पर रहें। तीनों चारों मिल के सब लोग उसका जो है वहां पर विरोध करे और उसको वहां से बुरी तरह से भगा दिए। बाबर इस सारे बातों से उब के जो है अपने एक दूर के रिलेशन में उसके चाचा थे उनके यहाँ काबुल में चला जाता है। लेकिन काबुल में जाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि 1496 ईस्वी का समय आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, 1494 में गद्दी पर नहीं बैठा और 1496 ईस्वी में बाबर जो था वह अटैक कर देता है। बात को ध्यान समझिएगा, 1496 ईस्वी में बाबर जो था वह समरकंद पर आक्रमण करता है। एक जगह है समरकंद,
बाबर 1400 जो है 96 ईस्वी में समरकंद पर अटैक करता है। और आपको बता दें समरकंद उज्बेकिस्तान में है। यहां से एक प्रश्न आपको पीछे मैं बताया था कि समरकंद के शासक थे, कहां के, समरकंद के सत्ता को संभाला था किसने, तो तैमूर लंग ने। बात याद रखिए 1369 ईस्वी में, मैंने आपको यह बात पढ़ाया भी था। समरकंद पर जैसे बाबर आक्रमण करता है, 94 में गद्दी ही संभाला फरगना का, और 2 साल रुक के समरकंद पर इसका अटैक होता है। जैसे वह वहां पर आक्रमण करने जाता है तो फरगना में पता चलता है कि यहाँ फरगना की सत्ता को उसका गवर्नर अर्थात जो वहां का उसका राज्यपाल था बाबर का, वह उसको हथियाने का कोशिश कर लेता है। और यह खबर बाबर को समरकंद में भेजा जाता है, एक दूत लेकर जाता है कि महाशय आप तो समरकंद पर आक्रमण करने आए हैं, वहां फरगना की गद्दी को आपके चाचा जान ने मिलकर और वहां के उज्बेकों ने मिलकर क्या किया है, और गवर्नर ने मिलकर फरगना की गद्दी को लोग हथिया लिए हैं, और आपको बोल रहे हैं कि वापस जाइएगा तो मारा भी जाएगा। तो इसलिए यह बात जैसे ही बाबर सुनता है, उसके दिमाग में यहाँ एक जो है बत्ती सी जलती है, और बाबर जो है सीधा, बात याद रखिएगा, 1501 में यहाँ समरकंद पर आक्रमण वो करने का जो प्लानिंग था वह इसका खत्म हो गया। फिर 1501 ईस्वी में बाबर जो है अटैक करता है, और अटैक याद रखिएगा पूछा जाता है सारे पुल पर आक्रमण करता है, सारे पुल पर आक्रमण किया। यहां पर प्रश्न आपसे याद रखना है, कौन सा जगह, सारे पुल। यह भी उज्बेकिस्तान में ही एक जगह पड़ता है। सारे पुल पर हमला किया, और जैसे ही सारे पुल पर यह हमला करता है, वहां के एक शासक थे, याद रखिएगा, सैबानी खान। सारे पुल पर जैसे यह हमला करता है, वहां के एक शासक थे जिनका नाम सैबानी खान था। बात को ध्यान समझिएगा, सारे पुल का एक शासक थे जिनका नाम सैबानी खान था। आपको बता दें 1496 में बाबर समरकंद पर आक्रमण करने गया, यह बात क्लियर है, लेकिन वहां पर वह किसी प्रकार से कोई लूटपाट या कोई मार झगड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे आपको हम लॉजिक बता चुके हैं कि यहाँ फरगना से एक दूत वहां समरकंद गया, और वह दूत इनसे मिला बाबर से और कहा कि आप यहाँ आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ लूटपाट करने आए हैं, और वहां फरगना की गद्दी आपके चाचा और उज्बेक और उस्मानी और सैफवी जाति मिलकर और वहां आके आपका गवर्नर मिलकर फरगना की सत्ता को क्या कर लिया, हड़प लिया है, अपने हाथ में कर लिया है। बाबर सोचा कि हम तो उन लोगों से जीत नहीं पाएंगे, इस डर से वह क्या किया कि काबुल लौट गया था। काबुल का बात हम करेंगे अभी कब लौटा था, लेकिन यहाँ का जो है इसके दिमाग से मामला हट गया, और यह समरकंद से हमला नहीं किया, वहां पे किसी प्रकार का लूटपाट नहीं मचाया, और वापस जो है 1501 ईस्वी में सारे पुल पर आक्रमण करता है। सारे पुल एक जगह का नाम है, याद रखना है, ये भी उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है। सारे पुल भी जो जगह है ये कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है। समरकंद भी आपको उज्बेकिस्तान में ही पड़ता है, उज्बेकिस्तान, दोनों जगह जो है उज्बेकिस्तान का ही है। सारे पुल का शासक का नाम क्या था, सैबानी खान था। सारे पुल का शासक का नाम क्या था, सैबानी खान था। और सैबानी खान यहाँ पर बाबर को बुरी तरह से पिटाई करता है। बात को ध्यान समझिएगा, सैबानी खान यहाँ पर जो है बाबर को बुरी तरह से परास्त करता है। बाबर को सैबानी खान बुरी तरह से परास्त करता है, अर्थात उसका जो है यहाँ पर पराजय हो जाता है, बाबर को लतियाया जाता है, खूब पिटाई करता है सैबानी खान। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होता है कि यहाँ पिटाने के बाद, अर्थात सारे पुल पर जब आक्रमण किया, सैबानी खान इसको बुरी तरह से पीटा, परास्त किया और यहाँ से खदेड़ दिया। तो यहीं से खदेड़ने के बाद बाबर जो है 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है आक्रमण करता है। 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है, काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल पर आक्रमण करता है। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे बुकों में ये भी बात लिखा हुआ है कि काबुल में उसके एक दूर के चाचा रहते थे जो वृद्ध हो गए थे, उन्हीं की सत्ता को यह क्या किया, वहां काबुल में जाके हथिया लिया, अर्थात वहां पे जो गया और आक्रमण किया, और ऑलरेडी जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लिए और बोले कि आओ तुम यहीं पर अब सत्ता को अपना क्या करो, संभालो। तो काबुल पर आक्रमण 1504 ईस्वी में था बाबर का, और बाबर वहां काबुल के पूरे क्षेत्र को पूर्ण रूप से अपने कब्जा में कर लिया। काबुल ही नहीं, याद रखना है, हेरात को भी, बदखासा को भी, मकरान को भी, इन सारे क्षेत्र को, गंधार को भी, सारे क्षेत्र काबुल के पास जो भी नजदीक के क्षेत्र थे, उन सारे क्षेत्रों पर जो है बाबर का जो है पूर्ण रूप से अधिकार हो गया।
अब 1504 में जब बाबर काबुल पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिया, तो इसको एक बात और याद रखना है कि यह बात भूल नहीं पा रहा था फरगना का, कि यार हम फरगना की गद्दी, अपने पिता का जो गद्दी था उसको छोड़कर और हम काबुल के भले क्षेत्र को हड़प लिए, यहाँ पर अपना अधिकार करें, लेकिन मेरा जन्म धरती था, वह किसी का भी जन्म धरती जहाँ होता है उसके लिए उसको थोड़ा कमी खलता है कि वहां से हमको ये 3 जाति, उज्बेक, उस्मानी, सैफवी और मेरे चाचा ने ही खुद हमको पीट कर वहां से खदेड़ दिया। अब यह बात इसके दिमाग में हमेशा जो है ठनकते रहता था। होता क्या है कि बाबर इस बात को नहीं भूल पाता है, और 1504 में बाबर जो है एक घटना और करता है। यह ईरान के एक शासक थे जिनका नाम शाह इस्माइल था। देखिएगा बोर्ड पर, शाह इस्माइल। ईरान के एक शासक थे जिनका नाम था शाह इस्माइल। कहाँ के शासक थे? तो ईरान के शासक थे। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 1504 का ही मामला आपको बता रहा है। जब काबुल पर बाबर ने पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया, तो यह फरगना की गद्दी को वापस लेना चाहता था, फिर किसी न किसी तरह से। लेकिन फरगना में तो ऑलरेडी बाबर कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बाबर का बहुत ही बुरी तरह से जो है विरोध किया गया था। चाचे जब खुद ऑलरेडी उसमें शामिल थे, तो बाबर एक व्यक्ति से सपोर्ट लेता है। ईरान का जो एक किंग था जिसका नाम शाह इस्माइल था, इससे डायरेक्ट बाबर जो है अपना दूत भेजता है और इससे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता है। बात क्या थी कि शाह इस्माइल जो था यह शिया धर्म को मानता था। देखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। शाह इस्माइल किस धर्म को फॉलो करता था? शिया धर्म में विश्वास रखता था। लेकिन बाबर जो था वह सुन्नी धर्म में मानता रखता था। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोनों। बाबर किस धर्म को मानता था? तो बाबर सुन्नी को फॉलो करता था, और ईरान का जो यह शासक शाह इस्माइल था यह शिया का फॉलो कर रहा था, शिया धर्म को। मामला कैसे बनेगा? और यहाँ पर बाबर जो है इससे अपना सहायता लिया है, ये भी बात याद रखना है आपको। बाबर ने शाह इस्माइल से क्या लिया है? अपना सहायता लिया है, हेल्प लिया है। कैसे हेल्प लिया है, बात को समझिएगा। बाबर की जो बहन थी, आपको मैं पीछे लिखा भी हूं कि बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था। बाबर की बहन का नाम क्या था? खानजादा बेगम था। उस खानजादा बेगम को सैबानी खान ने, बात को ध्यान समझिएगा, खानजादा बेगम को सैबानी खान ने किडनैप कर लिया था। अर्थात बाबर के बहन खानजादा बेगम को सैबानी खान अपहरण करके और अपने यहाँ जो है कैद करके रखा था। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सैबानी खान जो यह सारे पुल का जो शासक था, जिससे बाबर परास्त हो गए थे, बाबर को यह बहुत पिटाई किया था सैबानी खान, इसकी बहन को जो है किडनैप करके और अपने कब्जे में रखा था। और इसी अपनी बहन को छुड़ाने के लिए बाबर ने ईरान के शासक शाह इस्माइल से सहायता मांगा था, और शाह इस्माइल को यह बात का भरोसा भी दिया कि आप मेरी बहन को यदि छुड़ा देते हैं, यानी सैबानी खान से मेरी बहन को किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, वहां से वो छूट कर किसी तरह से ले आ दीजिए उसको। हम तो सैबानी खान से परास्त हो गए, बहुत पिटाई किया है सैबानी खान हमको। आप जो है ईरान के शासक है, आपके पास बड़ी फौज है, आप प्लीज मेरी जो है सहायता कीजिए। बाबर इस्माइल शाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। उसको थोड़ी सी माया आई कि चलो भाई यह कह रहा है तो इसका थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, हेल्प किया जाए। और इसी बात से जो है आगे इस्माइल शाह इस्माइल जो है नाराज होकर और सैबानी खान पर आक्रमण कर देता है। ये सारा बाबर का जो दुख था, कष्ट था, इससे थोड़ा सा उसको माया आती है। और माया आने के बाद जो है शाह इस्माइल जो है सैबानी खान पर तुरंत अटैक करता है वहां पे, अर्थात सारे बलूचिस्तान में तुरंत अटैक करता है, और वहां सैबानी खान को बुरी तरह से जो है परास्त करता है शाह इस्माइल। उसको बुरी तरह से वहां पर पराजित होता है सैबानी खान, और इनकी बहन जो है खानजादा बेगम को छुड़ा कर लाता है। और बाबर क्या करते हैं कि खानजादा बेगम का जो है विवाह शाह इस्माइल से कर देते हैं। बात को ध्यान समझिएगा। बाबर जो है खानजादा बेगम का विवाह किससे कर देते हैं? शाह इस्माइल से कर देते हैं। एक तरह से शाह इस्माइल जो है बाबर का क्या हो गया? बहनोई हो गया। बात समझ में आ रही होगी। बाबर का क्या हो गया? शाह इस्माइल बहनोई हो गया। और वहीं पर जो है बाबर तो ऐसे सुन्नी धर्म को फॉलो करता था, लेकिन शाह इस्माइल को अपने प्रभाव में लेने के लिए बाबर जो है शिया धर्म को भी थोड़े समय के लिए फॉलो किया था। तो ये भी बात को थोड़ा सा याद रखनी है कि
कि शिया धर्म को बाबर थोड़े समय के लिए क्या किया था, फॉलो किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी बात जो है बाबर से समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बाबर जो भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा बताया जाता है कि वह 5 बार आक्रमण किया था। बाबर भारत पर जो आक्रमण किया था वह 5 बार आक्रमण किया था। लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक है जो आपको हम बहुत डीप में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो थे, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो थे, वह तैमूर लंग के वंशज से आते थे। बात को समझिएगा, बाबर के जो पिता थे उनका नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के जो पिता थे उनका नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा था। और यह उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंशज थे। यह उमर शेख मिर्जा किस वंश के वंशज थे, तैमूर लंग के वंशज थे। और बाबर की जो माता थी उनका नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर की जो माता थी उनका नाम कुतलुग निगार खानम था, कुतलुग निगार खानम। और यह जो थी वह मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान की वंशज बताई जाती है, चंगेज खान की। देखिए, यहां पर थोड़ा सा बात आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इन सारे बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंशज से आते थे। बाबर की माता कुतलुग निगार खानम चंगेज खान मंगोल आक्रमणकारी के वंशज से आती थी। अब बाबर जो है 2 वंशजों का अपने आप को जो है उसके अंदर जो है बाबर के धमनियों में कह सकते हैं 2 वंशज का खून प्रवाहित हो रहा था। एक की तैमूर लंग अर्थात तुर्क और दूसरा मंगोल, दोनों से मिलकर बाबर बना है। और यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि बाबर तैमूर लंग अपने पिता की ओर से कौन नंबर का वंशज था, तो 5वां वंशज था। बात को ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। और अपने माता कुतलुग निगार खानम की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज माना जाता है। चंगेज खान का कौवा वंशज, 14वां। और अपने पिता की ओर से जो है कौवा वंशज, तो 5वां वंशज। दोनों प्रश्न याद रखना है। अर्थात कह सकते हैं कि बाबर के धमनियों के अंदर तुर्क और मंगोल दोनों का खून जो है प्रवाहित हो रहा था। बात क्लियर है। अब थोड़ी सी बात और करें, पीछे के बात को थोड़ा सा हम प्रकाशित करना चाहेंगे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक, जिसका नाम नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था, उसी के समय में 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर आक्रमण किया था। और एक दिन रुक के अर्थात 18 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लिया था। और आपको याद होना चाहिए कि वह तैमूर लंग जो है दिल्ली की सत्ता को मात्र वहां पर 15 दिन ही रहा। और आपको बता दें कि 1999 में 1 जनवरी 1999 को तैमूर लंग दिल्ली छोड़कर अपने यहाँ चल जाता है और खिज्र खां को वहां का जो है गवर्नर नियुक्त कर देता है। ये भी बात याद रखिएगा। चंगेज खान एक मंगोल आक्रमणकारी था। आपको पीछे क्लास में हम लोग गुलाम में बात किए होंगे। 1221 ईस्वी में यह चंगेज खान इल्तुतमिश के समय दिल्ली पर जो है सिंधु नदी के किनारे दिखाई दिया था। कब भाई? 1221 में चंगेज खान जलालुद्दीन मंगवर्नी को खदेड़ते हुए, ख्वारिज्म शाह का पुत्र जो था जलालुद्दीन मंगवर्नी, उसको खदेड़ते हुए जो है चंगेज खान बताया जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सिंधु नदी के किनारे यह दिखाई दिया था। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान इल्तुतमिश के समकालीन भी था। चंगेज खान इल्तुतमिश के समकालीन भी था। इसका वास्तविक नाम तेमुचिन भी है। कहीं कहीं आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंगेज खान का एक वास्तविक रियल नाम क्या है, तो इसको तेमुचिन भी बोला जाता है। तेमुचिन इसका नाम था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात जो है समझ में आई होगी। आप वीडियो को रोक सकते हैं और या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आपको नोट्स बनाने का इरादा हो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाबर के द्वारा अटैकों पर। थोड़ा सा देखिएगा, बाबर ने 1504 में आपको पता चला कि आक्रमण किया था। कहां पर किया था? तो सारे पुल का आक्रमण किया था। वहां का शासक सैबानी खान था जो कि बाबर को बुरी तरह से परास्त किया, बहुत पिटाई किया। लेकिन बाबर जो है एक व्यक्ति से सहायता मांगा, ईरान के शासक शाह इस्माइल से सहायता मांगा। और सहायता मांगने के बाद जो है
वह उसकी बहन को आक्रमण किडनैप किया था। उस प्रकार से आप कहानी को जो है समझे ही हैं। आगे हम बात करें 1504 के बाद, तो बात को समझिएगा। 1507 ईस्वी में, यह प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। बाबर जो है 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था, और कहां किया था? काबुल में ही किया था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। बादशाह की उपाधि धारण किया था, और यह उपाधि कहां धारण किया था? तो मैंने बताया उपाधि बाबर कहां किया था? तो काबुल में किया था, क्योंकि बाबर ऑलरेडी अब काबुल पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिया था, काबुल से हर काम वो कर रहा था। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इससे पहले कोई भी मुगल शासक बता दे आपको, इससे पहले मुगल शासकों में सबसे पहला जो यह व्यक्ति था जिसने बादशाह की उपाधि धारण किया था, इससे पहले कोई व्यक्ति नहीं लिए थे मुगलों में। आपको बता दें कि इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि मिर्जा टाइटल लगाए थे अपने नाम के बाद, लेकिन यह डायरेक्ट जो है बादशाह की उपाधि 1507 में धारण किया। या कहीं कहीं आपको पादशाह भी लिखता है, बादशाह या पादशाह, तो उससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पादशाह जो शब्द है वो पार्सियन शब्द है। पादशाह शब्द कैसा शब्द है? पार्सियन शब्द है। तो आप कहीं लिख दे बादशाह या पादशाह, तो आप टेंशन में मत आ जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। बादशाह कहिए या पादशाह कहिए, पादशाह पार्सियन शब्द है और बादशाह जो है हिंदू और उर्दू दोनों का मिला के शब्द है। बात को स्पष्ट रखिएगा। तो बादशाह की उपाधि कब लिया? 1507 ईस्वी में। बात समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि बाबर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण करने का निमंत्रण जो गया था इधर से, भारत के तरफ से कुल 3-4 लोगों ने इसे निमंत्रण दिया था। बात को ध्यान समझिएगा। बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए कुल ऐसा माना जाता है कि 4 व्यक्तियों ने उसको जो है इनविटेशन दिया था कि बाबर जी आइए, अब भारत पर आक्रमण कीजिए, यहाँ जो है कुछ धन संपत्ति है उसको लूट लीजिए, और फिर वापस चल जाइए और हम लोग को सत्ता दे दीजिए। ऐसा इन चारों लोगों का जो है मानना था। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 1507 के बाद एक और आपको प्रश्न याद रखने की जरूरत है। वह डाटा है 1519 ईस्वी का। बात को समझिएगा। 1507 के बाद एक डाटा आपको याद रखने की जरूरत है 1519 का। कहिएगा 1519 में क्या हुआ था गुरुजी? भाई मेरे 1519 में हुआ था, तभी तो हम बात कर रहे हैं। बाबर जो था 1519 में भारत में अपना पहला आक्रमण किया था। बाबर 1519 ईस्वी में भारत में अपना पहला आक्रमण किया था यूसुफ जाई जातियों के विरोध में। बात को ध्यान समझिएगा। बाबर भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था यूसुफ जाई जातियों के विरोध में। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, यूसुफ जाई जातियों के विरोध में बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के खिलाफ किया था। यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। देखिए बहुत सारे ऐसे बुकों में 2 तरह का बात लिखा है। कहिएगा 2 तरह का क्या बात लिखा है, तो आप यहां पर समझ लीजिएगा। अगर बाबर ने भारत पर, देखिए किस तरह का बात लिखा है। कहीं कहीं लिखा है कि 1519 से अगर आप काउंट करते हैं तो 1524 तक, देखिएगा 1519 से अगर आप बात को काउंट कीजिएगा तो 1524 तक बाबर ने कुल भारत पर 4 बार आक्रमण किया है। 1519 से और 1524 के बीच में अगर आप काउंट कीजिएगा तो बाबर ने भारत पर कुल 4 बार आक्रमण किया है। लेकिन 1519 से लेकर और 1526 तक आप काउंट कीजिएगा तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है। देखिएगा 1519 से लेकर 1524 तक बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि बाबर ने भारत पर कितना बार? 4 बार। 1519 से 1526 के बीच अगर आप बात कीजिएगा तो बाबर ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार। उसके बारे में हम बात अभी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात समझना है कि 1519 में बाबर का भारत में पहला आक्रमण था। किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाई जातिन के विरुद्ध था। इसी आक्रमण में बाबर ने यूसुफ जाइयों को बुरी तरह से परास्त किया और बाजौर और भेरा के किले को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ पर याद रखना है, बाजौर और भेरा का किला, बाजौर और भेरा का किला को अपने कब्जे में कर लिया। बाजौर और भेरा के किला को, भेरा का किला क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बाबर ने किस किले को अपने कब्जा में किया था? तो बाजौर और भेरा का जो किला था वह किला को अपने कब्जे में कर लिया। किस युद्ध के दौरान? तो 1519 के
पहिलका आक्रमण के दौरान यूसुफजाई जाति के जो विरोध आक्रमण था। आपको बता दें कि बाबर ने इसी आक्रमण में, यूसुफजाई जाति के ही आक्रमण में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। बारूद एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। बारूद एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। बाबर ने सबसे पहले यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो आक्रमण किया था उसमें सबसे पहले इसने बारूद और तोपखाना का प्रयोग किया गया था इसके द्वारा। अब बात आती है कि ऐसे तो बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में तोपखाना का प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप से किया था, लेकिन उससे पहले जो है तोपखाना का प्रयोग बाबर जो है यूसुफजाई जाति के विरुद्ध जो है कर लिया था। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि 1519 के बाद क्या मामला था, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा 1519 के बाद एक दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहला आक्रमण बाबर ने 1519 में किया, उसके बाद फिर दूसरा आक्रमण बाबर ने 1519 में ही किया, अर्थात एक साल में दो आक्रमण कर दिया 19 में। उसके बाद तीसरा आक्रमण जो है बाबर ने 1520 में किया, चौथा आक्रमण बाबर ने 1524 में किया और पांचवा आक्रमण बाबर ने 1526 में किया। तो यहाँ पर अगर आप 1519 से 1524 तक जाइएगा तो कुल कितना आक्रमण होगा? 4 बार आक्रमण होगा। और 1519 से 1526 तक आइएगा तो कुल कितना बार आक्रमण होगा? 5 बार आक्रमण होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि 1519 में 2 बार आक्रमण किया, 20 में 1 बार किया, 24 में भी 1 बार किया, 26 में भी 1 बार किया, या आपको बीच का कोई भी आक्रमण का कहीं जिक्र नहीं है, कहाँ किया, किसके विरुद्ध किया। लेकिन 1526 के आक्रमण का जो है वह जिक्र है 1526, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम आक्रमण पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पानीपत का प्रथम आक्रमण बाबर ने किया था 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम आक्रमण, पानीपत का प्रथम आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम आक्रमण जो था, या पानीपत का प्रथम युद्ध कह सकते हैं, आक्रमण नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वह 21 अप्रैल 1526 को था। 21 अप्रैल 1526 को था। पानीपत का प्रथम आक्रमण 21 अप्रैल 1526 को था। लेकिन इससे पहले आपको अभी एक बात और याद रखना है। बाबर को जो है भारत पर, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? निमंत्रण या इनविटेशन किसने दिया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो बात को ध्यान समझिएगा। सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है जिसने बाबर को भारत पर अटैक करने का निमंत्रण दिया था, उसका नाम है राणा संगा। उसका नाम क्या है? राणा संगा। इस व्यक्ति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का इनविटेशन दिया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम आता है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। तीसरा व्यक्ति का नाम आता है आलम खां लोधी। और चौथा व्यक्ति का नाम आता है दिलावर खान। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और समझने की जरूरत है। क्या यहाँ पर मामला था? राणा संगा, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और दिलावर खान, इसी 4 बंदा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। अब यहाँ पर बात याद रखना है, राणा संगा जो थे वह मेवाड़ से बिलोंग कर रहे थे। राणा संगा जो थे वह कहाँ से बिलोंग करते थे? मेवाड़ से बिलोंग करते थे राणा संगा। यह भी बात थोड़ा सा याद रखना है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? तो भरतपुर के पास राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद बता दें दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, यह दोनों लोग जो थे इब्राहिम लोधी के चाचा थे। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, यह दोनों लोग जो थे इब्राहिम लोधी के क्या थे? चचा थे, अंकल थे। उसके बाद बात करें दिलावर खान। देखिए ऐसे बताया था कि दिलावर खान ने निमंत्रण नहीं दिया था, निमंत्रण इस तीसरे बंदा ने दिया था। लेकिन दिलावर खान जो था, जब बाबर भारत में आया उस समय ऐसा माना जाता है कि दिलावर खान बाबर से मिला था। इसने बाबर को निमंत्रण वगैरह नहीं दिया था। निमंत्रण देने में इस तीनों व्यक्ति का जो है अहम हाथ था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का। दिलावर खान ने यहाँ पर जब बाबर आया भारत में तब उससे मिला था, ऐसा बताया जाता है।
अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 पर। थोड़ी सी बात को समझिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम आक्रमण पर बात कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है कि पानीपत हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा जो है राज्य में पानीपत पड़ता है। वहां पे जो है प्रथम युद्ध हुआ था। ऐसे पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। 1526 के बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ है और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ है। 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ है अकबर और हेमू के बीच हुआ है। हालांकि अकबर नहीं कह सकते, बैरम खां और हेमू उसमें मुख्य रूप से। और 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, ये भी बात आपको पता है। लेकिन अभी हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसके बारे में। देखिए, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, यह भी बात आपको पता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इब्राहिम लोदी की हार कैसे हुई थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यह युद्ध 2 व्यक्तियों के बीच था, बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। जिसमें हार किसकी हुई थी, तो हार इब्राहिम लोदी की हुई थी। हार किसकी हुई थी, इब्राहिम लोदी की। देखिएगा, ऐसा बताया जाता है कि बाबर ने प्रथम बार इस पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति, क्या नाम है भाई, तुगलमा युद्ध नीति। ऐसा बताया जाता है कि बाबर जो था इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध जो है प्रणाली का, यह प्रश्न बहुत ही जरूरी है। तुगलमा युद्ध प्रणाली का पहली बार प्रयोग जो है बाबर ने भारत में किया था। और इसके साथ बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाना का भी प्रयोग किया था। आर्टिलरी बोला जाता है उसको। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो है तोपखाना का प्रयोग किया था। क्या चीज का प्रयोग किया था, तोपखाना का। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, किस तरह से तुगलमा युद्ध प्रणाली जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरोध में किया था। कैसा होता है तुगलमा युद्ध प्रणाली, इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। तुगलमा युद्ध प्रणाली कैसे होता है, इसको समझ जाइएगा तो आपका प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाएंगे। देखिए कैसे होता है तुगलमा युद्ध प्रणाली को, कैसे बाबर जो है यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ पर मान के चलिए कि बाबर हो गए, यहाँ पर आपको कौन है, बाबर है। यहाँ पे जो है आपको तोपखाना है, तोपखाना, आर्टिलरी बोला जाता है तोपखाना को इंग्लिश में, क्या बोला जाता है, आर्टिलरी। और यहाँ पे जो है बीच में जो है वह पैदल सेना है, पैदल सेना। कैसे यह इब्राहिम लोदी को हराया था इस बारे में आपको हम बता रहे हैं, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रंट साइड का यह जो है डायग्राम है, यह जो लाइन आप देख रहे हैं यह फ्रंट लाइन है। यहाँ लाइन जो आप देख रहे हैं यह लाइन फ्रंट लाइन है, अर्थात फ्रंट में बाबर ने तोपखाना लगाया था। पहले, सबसे पहले ही बाबर ने क्या लगाया था, तोपखाना लगाया था। उसके पीछे, तोपखाना के पीछे इसने पैदल सेना रखा था, इन्फेंट्री को रखा था। और उसके पीछे बाबर जो है 3 नंबर में पैदल सेना के पीछे था बाबर, अर्थात सबसे पहले तोपखाना लगाया था। मुख्य जो है पहले ही जो है गेट पर जहां युद्ध लड़ना है तो पहले ही तोपखाना, उसके पीछे पैदल सेना रखा था और उसके पीछे खुद बाबर था। लेकिन यहाँ पर जो था, यहाँ पर इब्राहिम लोदी का डायग्राम है, यहाँ पर हाथी था, एलिफेंट लगाया गया था। इब्राहिम लोदी हाथी पर ऑलरेडी सवार थे। आपको बता दें, ऐसा बताया था कि 5000 हाथी को लेकर इब्राहिम लोदी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में उतरे थे। तो यहाँ पर हाथी था, पहले ही जो है फ्रंट पे इब्राहिम लोदी ने हाथी लगाया था। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने पैदल सेना लगाया, हाथी के पीछे पैदल सेना लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम को समझिएगा। बाबर ने अपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ घुड़सवार सेना लगाया था। बाबर जो था अपने राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों ओर घुड़सवार सेना लगाया था, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। इसी तरह से इब्राहिम लोदी भी थे, जो इब्राहिम लोदी थे वो भी अपने लेफ्ट और राइट के तरफ घुड़सवार सेना लगाए थे, सेम घुड़सवार सेना, घुड़सवार। और यहां भी आप लिख सकते हैं घुड़सवार। हम बात करें तुगलकमा युद्ध पद्धति कैसा होता है उस पर बात कर रहे हैं, आपको इस बात पे याद रखना है। तोपखाना, बाबर के बारे में बात करें, तोपखाना पहले फ्रंट पे तोपखाना लगाया था, उसके पीछे पैदल सेना लगाया था, उसके पीछे बाबर था। बाबर कभी भी जो है आगे आकर लड़ाई नहीं किया, वो केवल सेनाओं से लड़ाई करवाया है, वह आगे आगे नहीं रहा है किसी भी लड़ाई में।
यहाँ पर देख सकते हैं हाथी थी, उसके बाद पैदल सेना थे, और यहाँ पर हाथी पर सवार थे इब्राहिम लोदी जी। अर्थात इब्राहिम लोदी जो है अपना नेतृत्व आगे आगे बढ़ के कर रहे हैं, लेकिन बाबर जो है युद्ध में अपना नेतृत्व पीछे पीछे रह के कर रहा है, वह सैनिकों से युद्ध करवा रहा है। लेकिन इब्राहिम लोदी पहले फ्रंट पे, इब्राहिम लोदी हाथी पर बैठ के थे। होता क्या है, तुगलमा युद्ध पद्धति का कैसे प्रयोग किया इस बारे में समझिएगा। बाबर जो था वो अपने सेनाओं को यह आदेश दिया था कि हम क्या करेंगे, आप लोग को, घुड़सवार सेना को आदेश दिया था कि आप लोग अपने दाहिने और बाएं तरफ से, बात को ध्यान समझिएगा, आप लोग अपने दाहिने और बाएं तरफ से जो है, यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि इब्राहिम लोदी के सेनाओं को घेरने का कोशिश कीजिएगा। दाहिने और बाएं तरफ से इब्राहिम लोदी के सेनाओं को आप क्या कीजिएगा, घेरने का कोशिश किया, ऐसे घुड़सवार सेना को बताया था। और यहाँ पर क्या होगा कि तोपखाना जो है, तोप जो लगाया गया था, तोप जो आप देखेंगे आर्टिलरी जिसको बोलता है, तो बड़ा बड़ा जो है गाड़ के तोप लगाया गया था। तो यहाँ पर जैसे आप लोग इधर से दोनों तरफ से घुड़सवार सेना जो घेरेगा इब्राहिम लोदी के सेना को, तो यहाँ पर जो है तोपखाना चलने लगेगा। यहाँ पर तोपखाना जो है आग फेंकने लगेगा, बारूद का गोला फेंकने लगेगा। जैसे तोपखाना आग या बारूद का गोला फेंकने लगेगा तो होगा क्या कि हाथियों को जो है उस बारूद का गोला और आग का गोला लगेगा, और जैसे हाथियों पर यह आग या बारूद उस तोप में से निकलेगा और लगेगा तो हाथी क्या हो गई कि वहां पर पगलाने लगी, अर्थात चिघड़ने लगी। और चिघड़ने के उपरांत होता क्या है कि हाथी जो है पागल जब हो गई, यहाँ तोप से जब आगे निकलने लगा तो हाथी पागल हो गई, और यहाँ इब्राहिम लोदी के सेनाओं में ही भगदड़ मच गया। भगदड़ कैसे मचा कि हाथी जब ऑलरेडी हाथी जब पागल होगी तो यहाँ पे ऑलरेडी पीछे की तरफ भागने लगी, और जैसे पीछे की तरफ भागने तो पैदल सेना सबको क्या की, हाथी पूरा जो है उसको रौंद दी, पैदल सेना पे ही हाथी चढ़ गई, पागल होकर पीछे की तरफ भागने लगी। और इधर से क्या हुआ कि घुड़सवार सेना जो थे, यहाँ देखिए घुड़सवार जो सेना थी इब्राहिम लोदी के, ये लोग इनको पीछे से घेर लिए और तीर भाले चलाने लगे। अर्थात इस तरह से जो है ऑलरेडी हाथियों का जो, हालांकि इब्राहिम लोदी हाथी इस मकसद से पहले ही फ्रंट पे लगाया था कि हाथी क्या करेगी, तोप को जो है ऑलरेडी कुचल देगी और सारा तोप नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह मामला फ्लॉप है कि तुगलमा युद्ध पद्धति में इस तरह से बाबर काम कराया था। पहले जो है घुड़सवार सेना से बोला था कि आप पीछे से जो है दोनों तरफ से क्या कीजिएगा, सेनाओं को घेरिएगा, तब तक तोप चलने लगेगा, तोप चलेगा तो ऑलरेडी हाथी को तोप लगेगा, हाथी पगलाने लगेगी और हाथी ऑलरेडी पीछे की तरफ भागेगी, और पीछे की तरफ जैसे भागी तो पैदल सेना जो है क्या होंगे, वहां पे गिरने लगेंगे और हाथी जो है उनको क्या करेगी, रौंद देगी। इस तरह से सेनाओं में भगदड़ हुई इब्राहिम लोदी के, और सारा सेना जो है वहां पे अस्त व्यस्त हो गई और सारे सेना का जो वहां पे मृत्यु हो गया। ऐसा बताया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,25,000 से 30,000 सेनाएं थी, जबकि बाबर के पास महज 25 से 30,000 सेनाएं थी। आप समझ सकते हैं 5 गुना सेना का फासला है दोनों के बीच में, फिर भी जो है इस स्ट्रैटेजी के द्वारा जो है बाबर जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से जो है परास्त कर दिया। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आपको बता दें कि 1-2 प्रश्न बहुत ही जरूरी है, वो पूछ लिया जाता है कि जो यह तोपखाना देख रहे हैं, आर्टिलरी जो था बाबर का तोपखाना, तो तोपखाना का जो इंचार्ज था, याद रखिएगा प्रश्न पूछा हुआ है, तोपखाना का इंचार्ज जो व्यक्ति था, बाबर का जो तोपखाना का इंचार्ज था उसका नाम रूमी खान था। याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है, क्या नाम था उसका, रूमी खान। और जो उसका निशानेबाज जो थे, तोपखाना का जो निशाना लगाते थे, वो निशानेबाज का नाम उस्ताद अली और मुस्ताफा था। उस निशानेबाज का नाम जो था उस्ताद अली एवं मुस्ताफा था। उस्ताद अली एवं मुस्ताफा, उस्ताद अली एवं क्या था, मुस्ताफा था, मुस्ताफा। इस दोनों बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबर का तोपखाना का जो इंचार्ज था उसका नाम क्या था, रूमी खान था, और जो निशाना लगाते थे तोप में निशाना लगा के उसका नाम उस्ताद अली और क्या था, मुस्ताफा था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है आपको पानीपत का प्रथम युद्ध जो है समझ में आया होगा। इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पर मारा गया। बाबर ने तुगलमा पद्धति के तहत इस तरह का जो है स्ट्रैटेजी अपनाया था, उसी को तुगलमा युद्ध पद्धति बोलते हैं। हालांकि जो तुगलमा युद्ध पद्धति है यह बाबर उज्बेकों से इसका शिक्षा लिया था। किससे, उज्बेकों से, ईरानियों से जो है बाबर बंदूक चलाना सीखा था, तुर्कियों से बाबर जो है घुड़सवारी करना सीखा था, और मंगोल और अफगानों से बाबर जो है कुशल युद्ध का नेतृत्व करना सीखा था। ये भी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। हालांकि हम लोग कल इस टॉपिक में फिर से बात करने वाले हैं। आज आपको उम्मीद करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पीछे का जो भी चीज हम पढ़ाए वो सारी चीज आपको समझ में आए होंगे, इस बात का उम्मीद करते हैं।
चलिए यहाँ पर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। और आपको एक बात और याद रखना है, इब्राहिम लोदी मारा गया एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था, सल्तनत कालीन मध्य सल्तनत कालीन के अधीन एकमात्र ऐसा ही इब्राहिम लोदी शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। और इसको बाबर ने वहीं पर क्या किया, दफना दिया। अर्थात पानीपत में ही बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को दफनाया। आपको कल भी मैंने बात बताया था कि इब्राहिम लोदी के साथ इसका एक दोस्त जो पानीपत प्रथम में लड़ रहे थे, उनका नाम था ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, वो भी इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध स्थल में ही मारे गए। ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आज के लिए जो है हम लोग जो है विदा लेते हैं। कल फिर हम लोग बाबर के बचे खुचे जो है टॉपिकों पे बात करेंगे। आपको हम बताए थे कि कल से आप लोग को चलते चलते लास्ट समय में, जब हम लोग कल से जो है लास्ट समय में चलेंगे, जब हम लोग का विदा लेने का टाइम होगा, उस समय आप लोगों से 5 प्रश्न किया जाएगा। और जो भी लोग हमसे पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत और गजनवी और गौरी से पढ़ चुके हैं, वो लोग इन प्रश्नों का जवाब जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजेंगे कि उनका कितना स्कोर हो रहा है। अब से 5 प्रश्न पूछने का जो है बारी आया है। देखते हैं 5 प्रश्न का जवाब जो है कौन कौन लोग देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, आपको जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा प्रश्न है जयदेव, जयदेव बंगाल के किस शासक के यहाँ, जयदेव थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जयदेव बंगाल के किस शासक के यहाँ रहते थे? जयदेव बंगाल के किस शासक के यहाँ, किस शासक के यहाँ, किस शासक के यहाँ रहते थे? किस शासक के यहाँ रहते थे, रहते थे? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आपको जवाब जो है कमेंट माध्यम से भेजना है। उसके बाद हम बात करते हैं दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, कोही विभाग का स्थापना, दीवान ए कोही विभाग का स्थापना किसने कराया? स्थापना दीवान ए कोही विभाग का स्थापना किसने कराया या स्थापना किसने किया? दीवान ए कोही विभाग का स्थापना किसने किया? नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर जो प्रश्न है वह है तैमूर लंग ने, तैमूर लंग ने, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? और उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, 5 नंबर प्रश्न का। तो याद रखना है आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर के नाम से, पूर्व का होमर के नाम से किसे जाना जाता है? पूर्व का होमर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न का जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर 2 जयदेव बंगाल के किस शासक के यहाँ रहते थे? नंबर 3 दीवाने कोही विभाग का स्थापना किसने किया था? नंबर 4 तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? और नंबर 5 पूर्व का होमर के नाम से किसे जाना जाता है? या नंबर 5। आप इन सारे तमाम छात्रों से मेरा एक यही विनती है कि आप जो है इन जो भी टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ाया जा रहा है वो पूरे डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। आप कहीं से भी किसी भी बुक वगैरह से आप मैच कर सकते हैं। आपको पूरे विस्तार रूप से जो है हर चीज़ों को हम लोग यहाँ से बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जो है यदि मेरा टॉपिक जो है आपको समझ में आ रहा है, मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो भाई मेरे गुरु दक्षिणा के रूप में पैसा तो नहीं मांग रहे हैं, एकदम निःशुल्क रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म पे एकदम बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन गुरु दक्षिणा में एक चीज़ मांगेंगे आपसे हम भाई, क्यों नहीं मांगेंगे? इतना मेहनत कर रहे हैं, पसीना से लथपथ हो जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो गुरु दक्षिणा के रूप में प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने और दोस्तों के पास उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है यहाँ से कुछ देख के जो है
अपना जो है लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, चलते हैं। गुड गुड, बाय बाय, टाटा।